नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। क्या आप जॉब कर रहे हो? क्या आप एग्जिस्टिंग सैलरी से सेटिस्फाइड हो? अगर हो तो इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? और अगर नहीं हो तो क्या आपने कभी अपने एम्प्लॉयर से सैलरी बढ़ाने के लिए कहा है? और अगर कहा है तो क्या उसने आपकी मर्जी की सैलरी दी है कि नहीं? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा मैं। सैलरी को बढ़वाना है, कैसे कहें, यही मेन मुद्दा है इस वीडियो का। हम शुरू इस बात से करते हैं कि हमें सैलरी रेज मांगना ही नहीं आता। एम्प्लॉय तो डरता है कि कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए, कहीं फायर ही ना कर दिया जाए। एंड मजे की बात है कि एम्प्लॉयर भी डर रहा होता है कि अगर इसको सही रेज ना दिया तो कहीं ये जॉब छोड़ के ना चला जाए। लेकिन दोनों कंफ्यूज ही रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप बना ही रहता है। एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का भगवान के आगे प्रेयर करता है कि हे भगवान, हमारी मदद करो। बिजनेस नहीं चल रहा, घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद वो उदास हो जाता है कि भगवान तो कुछ सुनते ही नहीं है। अपने पापा से डिस्कस करता है। पापा पूछते हैं कि बेटा तूने क्या मांगा? और बेटा कहता है मदद। तो पापा कहते हैं कि भगवान को बताया है कि कैसी मदद? तो बेटा कहता है नहीं। तो पापा के कहने पर बेटा दोबारा मंदिर में जाता है, भगवान के आगे प्रेयर करता है कि हे भगवान, हमारे बिजनेस के लिए एक सही इन्वेस्टर दे दो ताकि हमारा बिजनेस सही से चल पाए। लेकिन कुछ दिन इंतजार करने के बाद फिर वही हाल, काम हुआ ही नहीं। तो पापा कहते हैं भगवान को बता तो सही कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बेटा कहता है भगवान को खुद नहीं पता कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? माय डियर व्यूअर्स, भगवान को तो शायद पता ही होगा कि आपको क्या दिया जाए, कितना दिया जाए, लेकिन आपके एम्प्लॉयर तो भगवान नहीं है ना। उसको तो बताना ही पड़ेगा ना, क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, एटसेट्रा। तो उसके लिए फर्स्ट, क्या आप सैलरी रेज डिजर्व करते हो? क्या आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी है कि सैलरी बढ़ाने की बात की जाए? अब इस वीडियो में मान लेते हैं कि आपका काम इतना बढ़िया है कि आप एक रेज डिजर्व करते हो, लेकिन आप में से अधिकतर लोग इसलिए एम्प्लॉयर से रेज नहीं मांगते कि सुनना पड़ेगा कि अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, रिसेशन है। लेकिन अगर आप डिजर्व करते हो तो रेज मांगना आपका हक है और एम्प्लॉयर भी आपको विलिंगली देगा। बस इससे पहले आपने उसे कहा ही नहीं। बस यही सोचते रहे ना कि उसको पता ही है कि मैं कितना कमिटेड हूं, कितना लॉयल हूं, कितना प्रोडक्टिव हूं, कितना इफेक्टिव हूं। आप कुछ खरीदने जाते हो, से वॉच, शॉपकीपर बोलता है इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज। आप 10% डिस्काउंट मांगते हो या फिर कहते हो ज्यादा ले लो? देखो, एम्प्लॉयर अपने आप आपकी पे नहीं बढ़ाने वाला, आपको उसे बताना पड़ेगा कि आपको रेज चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर के पास जाने से पहले ये अश्योर कर लो कि आपके पास एक अल्टरनेट रूट है ना। आई मीन, ये एक पॉइंट है, आगे बातें करते हैं। एक पॉइंट है कि आपके पास एक और जॉब की ऑफर है और आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से डिस्कस करो कि आपके पास एक और जॉब है, लेकिन आप इसे ही प्रेफर करोगे जहां आप काम कर रहे हो, प्रोवाइडेड आपको वैसा ही पैकेज यहां मिल जाए। और यहां कहना भी इस तरह से होगा कि आपका बॉस इसको ईगो इशू ना बना ले कि तेरे जैसे 5 बंदे ले आऊंगा, तुझे कंटिन्यू नहीं करवाऊंगा।
अल्टीमेटली उसी गाय के सींग बर्दाश्त होते हैं जो दूध देती है, लेकिन किसी की ईगो हर्ट करके नहीं। अब बॉस को बोलो कि आपको एक रेस चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बी स्पेसिफिक। कितना रेस चाहिए आपको ही बताना होगा। देख लो आप जितना ठीक समझो, देख लो आप जानते ही हो। वो कह देगा 1 रुपया, तब क्या करोगे? सर आप मजाक क्यों करते हो? आपने बताया नहीं तो वो जो मर्जी बोल देना। और अगर आपका बॉस आपको रेज ना देने की जेन्युइन रीजन बताता है, आपको कन्विंस करता है कि वाकई ही कंपनी अभी अफोर्ड नहीं करती है, तो कोऑपरेट करो। ऐसी कोऑपरेशन समझ लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई आपके बॉस के पास, आपके एम्प्लॉयर के पास, जो आपको विद इंटरेस्ट वापस मिलेगी। से आपने 3000 रुपए का रेज मांगा और आपके बॉस ने ना बढ़ाने का एक जेन्युइन रीजन दिया, मान लो कि 6 मंथ्स तक, तो ये 3000 इंटू 6 समझ लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। बॉस इसको किसी ना किसी शेप में कभी ना कभी रिटर्न करेगा। कई कंपनीज की पॉलिसी में रेज का एक फिक्स प्लान रहता ही है। ऐसी कंपनीज में पॉलिसी में ही रहता है कि इतना बिजनेस परफॉर्मेंस, इतनी प्रोडक्टिविटी, इतने रिजल्ट पर ऐसा रेज मिलेगा। ऐसी पॉलिसीज अगर आपकी कंपनी की हैं तो उसे स्टडी कर लो। कई कंपनीज में तो रेज का प्लान इस तरह से होता है कि आप एक एक स्टेप लेते जाओ, परफॉर्म करते जाओ और रेज लेते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एज ए ग्रेजुएट ज्वाइन किया और पॉलिसी में है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो 3% का रेज, अगर आप 6 सिग्मा कर लेते हो तो 1% का रेज, आप कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीख लेते हो तो 2% का रेज। अगर ऐसी पॉलिसी है तो उसे जरूर फॉलो करो। मैंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर LIC ऑफ इंडिया में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में LIC एक बेस्ट मैनेज्ड कंपनी है। इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, पर्क्स, इंसेंटिव्स सब प्लान्ड है। कोई सिफारिश नहीं, कोई चमचागिरी नहीं, कोई टैक्ट नहीं, बस उसी फॉर्मूले में परफॉर्म करो। रेज ले लो, इंक्रीमेंट ले लो, पर्क्स ले लो, इंसेंटिव ले लो, यहां तक कि प्रमोशन भी ले लो। एक एग्जांपल, वहां पर जो सैलरी मिलती है उसका 5 टाइम्स प्रीमियम ला के देना होता है। ज्यादा आ गया तो इंसेंटिव्स, कम आ गया तो डिसइंसेंटिव्स। कार लेनी है तो इतना काम, कंप्यूटर लेना है तो इतना काम, फ्री स्टेशनरी चाहिए तो इतना काम, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन चाहिए तो इतना काम। इवन प्रमोशन का भी फिक्स्ड फार्मूला, हर चीज के मार्क्स, कोई भेदभाव नहीं, कोई फेवर नहीं। जैसे रूरल एरियाज में काम करने वाले डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रिजल्ट्स लाने के लिए कंपेयर टू दोज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो अर्बन एरियाज में काम करते हैं। तो रूरल एरियाज को प्रमोशन के टाइम पर अलग से मार्क्स मिल जाते हैं कंपनसेशन में। यार मैंने तो LIC की पॉलिसी ही डिस्कस करनी शुरू कर दी। कुल मिला के बात बनी कि रेज लेने के लिए अगर कंपनी का कोई फिक्स फार्मूला है तो उसे स्टडी कर लो एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म करो। जब आपने इस जॉब को ज्वाइन किया था तो आपने स्टडी तो किया होगा ना कि दूसरी कंपनीज कितना पे करती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी KRA भी तो बदल गई ना। क्या आपकी KRA जैसे दूसरे एम्प्लॉइज की अगर KRA है तो उनको भी इतनी ही सैलरी मिलती है? इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल पर दूसरे लोगों की सैलरी आपसे ज्यादा है तो बात करनी बनती है एंड एम्प्लॉयर भी उसको कंसीडर करेगा, क्योंकि सब कुछ बाद में बदला। मेरे एक जान पहचान वाले ने एक कंपनी को ज्वाइन किया था एज ए हेड कैशियर, काम का दीवाना था एंड उसकी पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। यानी कैशियर्स में अगर वो हेड था तो पे में भी वो हेड ही था। कोई 3 साल बीतने के बाद कंपनी के एक ब्रांच ऑफिस में
ब्रांच मैनेजर अचानक रिजाइन कर गया। इसको वहां पर एज ए ब्रांच मैनेजर जाने के लिए बोल दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, एफर्ट्स बढ़ गई, केआरए बदल गई, घर से दूर जाना पड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसने 1 साल तो वैसे ही काम किया हेड कैशियर वाली सैलरी पे, लेकिन फील करता था कि कोई मोटिवेशन नहीं आ पा रही जैसे एज ए हेड कैशियर काम करने में आती थी। तो निकला कि एक ब्रांच मैनेजर की सैलरी उस कंपनी में हेड कैशियर की सैलरी से डबल थी। कंपनी के सीईओ साहब से बात हुई कि आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सेम सैलरी पर। तो सीईओ साहब कहने लगे कि आपने बात ही नहीं की और हमने सोचा कि आप सेटिस्फाइड हो। अपने केस को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने में आपकी बातों से भी ज्यादा आपके फैक्ट्स बोलते हैं। आपको फैक्ट्स के थ्रू ये प्रूव करना पड़ सकता है कि आप एक सैलरी रेज डिजर्व करते हो। जितने भी आपने मांगी उसके लिए आप अपनी परफॉर्मेंस लेवल को, आप अपने रिजल्ट्स को कन्वे कर सकते हो। बॉस भगवान नहीं है कि वो सब कुछ जानता है, कुछ चीजें इग्नोर हो जाती हैं। आप उसको बता सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप किस तरह से ज्यादा प्रोडक्टिव हो। एट द एंड ऑफ द डे पे पैकेज आपकी सीटीसी है एंड कंपनी को उससे ज्यादा फायदा दिखाई देना चाहिए। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो बहुत से स्पीकर्स 2500 रुपए में सेशन कराते हैं, कुछ 25,000 में करते हैं और कुछ लाखों में करते हैं। मुझे याद है कि जब मेरी फीस 1,10,000 होती थी तो एक कंपनी के चेयरमैन ने मुझे कहा था कि बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा था किसी और की फीस के साथ क्यों कंपेयर करते हो, मिलने वाले रिजल्ट से कंपेयर करो। अगर मैं 1 लाख लूंगा तो 10 लाख का फायदा भी तो करवा दूंगा। और मैंने कैलकुलेट करके वो 10 लाख के फायदे गिनवा भी दिए थे और उन्होंने 10-10 हजार की कोटेशंस को साइड पे रख के मुझे 1 लाख रुपए में असाइनमेंट दे दी। यानी काम के पैसे मिलने हैं। कई बार बॉस कैलकुलेट नहीं कर पाते तो यही काम आप उसके लिए खुद कर दो ना। बॉस के साथ ऐसी मीटिंग में बॉस आपको सुनने के साथ साथ आपके द्वारा किया हुआ काम उसको भी याद करना शुरू कर देगा। आप लीव बहुत कम लेते हो, टाइम से पहले पहुंच जाते हो, बहुत बार ऐसा काम कर जाते हो जो आपको असाइन भी नहीं हुआ था। आपने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत बार आइडियाज भी दिए थे और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कोलीग्स बहुत बढ़िया है, वगैरह वगैरह। और इस तरह से उसका बैक ऑफ माइंड आपकी फेवर में हो जाता है। अगर आप सच में ऐसे थे और अगर आप ऐसे नहीं हो तो पहले ऐसे बन जाओ, उसके बाद ही रेज मांगो। रेज रियलिस्टिक ही मांगना चाहिए जो सुनने में सही लगे। एक जोक याद आ गया। एक बंदा अपने एम्प्लॉयर के पास गया कि सर 25,000 रुपए महीने में मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे 75,000 पर मंथ चाहिए, साथ में एक कार और कंपनी की ओर से एक 2 BHK का अपार्टमेंट। तो बॉस ने कहा ठीक है, मैं तुझे 75,000 नहीं दूंगा बल्कि 1,50,000 दूंगा, 1.5 लाख दूंगा। एक कार नहीं दूंगा, 2 कार्स दूंगा, एक तेरे लिए और एक तेरी वाइफ के लिए। और अपार्टमेंट 2 BHK नहीं, कम से कम 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड। और जो तूने अभी तक नहीं मांगा वो भी तुझे दूंगा। हर साल फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप एंड व्हाट नॉट। तो वो बंदा सोच में पड़ गया। सर मजाक क्यों कर रहे हो? तो बॉस ने कहा मजाक? ये मजाक शुरू किसने किया था? तो एक रियलिस्टिक रेज ही मांगो जो कंपनी के स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को सूट करता हो। रेस की डिस्कशन में किसी भी हालत में एरोगेंट होने की कोशिश ना करना। आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ह्यूमिलिटी, नम्रता रहना चाहिए। कोई अकड़ नहीं, और अकड़
कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। अगर हो सके तो एक फीडबैक अपने बारे में लेने की कोशिश जरूर करना, बॉस से एंड अपने कोलीग्स से। सर मेरी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं ना? सम सॉर्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब जरूरी नहीं कि बॉस सेटिस्फाइड है तो यस ही बोलेगा, कह सकता है नहीं भाई बॉस है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर यस कहता है तो बात आगे बढ़ सकती है, और अगर नो कहता है तो रेस की बात करना फ्यूटाइल हो जाएगा, फालतू चला जाएगा। एंड इन सच ए केस वापस आ जाओ और कुछ दिन इस तरह से परफॉर्म करो कि बॉस के लिए यस बोलना मजबूरी हो जाए। इतना काम करो कि आपको फायर होने का डर ना लगे, उल्टा बॉस इस डर में रहे कि कहीं आप काम छोड़ के ना चले जाओ। और अगर बॉस ने कह दिया कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड तो पूछ भी तो सकते हो, सर प्लीज गाइड मी कि मैं किस तरह से परफॉर्म करूं कि आपकी कंपनी के लिए वो बेस्ट हो। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, फॉर योर कंपनी, फॉर दिस कंपनी। कोशिश करो कि एक ही कंपनी में टिको, बेटर रहता है, अनलेस उस कंपनी में आपके करने वाला कोई काम ही ना रहे। इन द एंड अपनी ही बात को रिपीट करता हूं, उसी गाय के सींग सहे जाते हैं जो दूध देती है। पंजाबी में जेड़ी गां दुध देती है ओदा ही ढुंड सिया जाता है। एज यूजुअल समराइज नहीं कर पा रहा हूं, वीडियो को दोबारा देख लेना। दोबारा देखने में बहुत कुछ आपको नया भी मिल जाएगा। इस वीडियो के रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको भी वॉच कर लेना। अब यहां तक वीडियो को वॉच कर लिया है तो साफ है ना कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना और साथ में शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।